नमस्ते दोस्तों। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम डायग्राम के माध्यम में से देखेंगे। एनसीईआरटी बुक से डायग्राम लिया गया है। इस डायग्राम में सबसे पहले आप एपिग्लोटिस देख रहे हैं। एपिग्लोटिस इस ट्रैकिया को पानी या कोई खाना ना आ जाए इसलिए होता है। और ये जैसे ही आप शुरू होता है ट्रैकिया, सबसे शुरुआत में आपको लेयरिंग्स दिखेगा, जिसको वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। यहीं से साउंड निकाल पाते हैं हम। लेयरिंग्स के बाद आप देखते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया एक पाइप है और ये आगे जल के ये दो भागों में बंट जाता है, लेफ्ट और राइट लंग्स में। और वहाँ पे ये डिवाइड चला जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी डिवीजन चलती है और एक थिन लेयर ब्रोंकियाई बनाता है। और सबसे लास्ट में जाके एल्बुलाई बनता है। एल्बुलाई जहाँ पे डिऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना कार्बन डाइऑक्साइड देता है और एल्बुलाई से ऑक्सीजन लेके उस ऑक्सीजन को प्यूरिफाई करता है, फिर वो हार्ट में चला जाता है। हार्ट जो होता है वो दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है ना। तो और ये जो आपका डायफ्राम है सबसे नीचे आप देख रहे हैं, और लंग्स के कवर करने वाले लेयर को हम बोलते हैं प्लूलर मेम्ब्रेन, है ना। और प्लूलर फ्लूइड उसमें भरा होता है। ये ओवरऑल एक आपका डायग्रामेटिक व्यू है रिस्पिरेटरी सिस्टम का। और रिस्पिरेशन एक मिनट में हम 6 से 8 लीटर हेल्दी नॉर्मल जो हम रिस्पिरेशन करते हैं। रिस्पिरेशन में इंस्पिरेशन होता है, एक्सपिरेशन होता है। जब इनहेल करते हैं तो उसको इंस्पिरेशन करते हैं, अब जब हम छोड़ते हैं तो एक्सपिरेशन करते हैं। 1 मिनट में 6 से 8 लीटर हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। फिर ये जो है, जब अंदर आप देखते हो कि इसमें होता है, ये डायफ्राम होता है और इंटरकोस्टल मसल्स होता है। जब हम ऑक्सीजन, और मेन मैकेनिज्म यही है कि जब प्रेशर जहाँ पे ज़्यादा रहेगा और जिधर कम रहेगा उधर की तरफ वो मूव करेगा। एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है, वो हमारे थोरेसिस रीजन में जाएगा, लंग्स में जाएगा। और लंग्स में जब प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो वो बाहर निकलेगा। और जब ये अंदर आता है तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, इंटरकोस्टल मसल्स एक्सटर्नल इंटरनल दोनों कॉन्ट्रैक्ट करता है। और वही जब हम छोड़ते हैं, इससे क्या होता है, थोरेसिस वॉल्यूम बढ़ जाता है। और जब हम छोड़ते हैं तो ये रिलैक्स कर देता है, डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल सब रिलैक्स करती है और प्रेशर बढ़ जाता है। इससे ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर से प्रेशर ज़्यादा होने के कारण एटमॉस्फेयर की तरफ हम धक्का मार के जो अपना गैस होते हैं बाहर निकाल देते हैं। 6 से 8 लीटर हम 1 मिनट में ऐसे गैस अंदर भर लेते हैं, है ना। और जो है ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, सोते समय भी चलती है। ये कुछ प्रेशर यही बता रहा है कि एटमॉस्फेयर में, एल्वेओलाई में, टिश्यू में और आपके ब्लड में, डिऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या क्या प्रेशर है। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का जो है एल्वेओलाई में ज़्यादा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कम है। चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगा तो नहीं निकाल पाएंगे अंदर से, इसीलिए कम है। और हमें चूँकि ऑक्सीजन लेना है एल्वेओलाई से, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा है। एल्वेओलाई के बाद आप आ जाइए डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसे ही टिश्यू में, ठीक है। अब ये एक डायग्राम है जिसमें आप और अच्छे से देख सकते हैं कि एल्वेओलाई में जैसे ऑक्सीजन 104 है, कार्बन डाइऑक्साइड 40 है mmHg। और वहीं टिश्यू के लेवल पे आप देखिए ये आपका 40 और 45 है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पहले तो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है ना। और राइट और वेंट्रिकल से आपके पहुंच जाता है एल्वेओलाई के पास। एल्वेओलाई में ये ऑक्सीजन लेके प्यूरिफाई होता है और फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल को दे देता है, ऑरिकल को, वहाँ से वेंट्रिकल को, और वेंट्रिकल से हमारे पूरे बॉडी में टिश्यू में जाता है। टिश्यू में ऑक्सीजन दे देता है टिश्यू को, और कार्बन डाइऑक्साइड लेके ये फिर आपको हार्ट में आता है, हार्ट फिर एल्वेओलाई में। ये एक पूरा साइकिल है। और ये 97% ऑफ ब्लड ऑक्सीजन जो है ये आपके रेड ब्लड सेल से आता है, और बाकी के 3% प्लाज्मा से। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 70% जो है वो कार्बन बाइकार्बोनेट से जुड़ के चला जाता है, और रेड ब्लड सेल से 20 से 30%, और बाकी के प्लाज्मा के साथ डिजॉल्व होके ये फिर एल्वेओलाई को चला जाता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, साइकिल है। इसके बाद एल्वेओलाई का यदि स्ट्रक्चर देखें तो एल्वेओलाई वॉल जो होता है 1 सेल थिक होता है, और इसमें बेसमेंट सब्सटेंस होते हैं, मेम्ब्रेन भी कह लो। और इसके साथ जैसे रेड ब्लड कैपिलरीज आती हैं, ऑक्सीजनेटेड डिऑक्सीजनेटेड ब्लड का आदान प्रदान यहाँ पे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, और फिर ये टिश्यू को पहुँचाते हैं। 97% जो ऑक्सीजन है वो हेमोग्लोबिन से बाइंड करके टिश्यू तक जाता है ना। और बाकी के 3% प्लाज्मा से। इसी प्रकार से जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड सेल भी लाता है और बाइकार्बोनेट भी लाता है। ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है। ये क्या होता है कि जब आपका कितना % ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से बाइंड कर पाए। एक हेमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है,
है ना। और इसको कंडीशन होते हैं H+, आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेशर या कंसंट्रेशन, वो सब डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन कितना बाइंड कर पाएगा। जैसे कि एल्वोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, इसीलिए ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो वहाँ पे बाइंड ज़्यादा होता है। वहीं टिश्यू लेवल पे आप जाइए तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है लेकिन ऑक्सीजन कम है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन हो पाता है। डिसोसिएशन हो गया, इसीलिए वो ऑक्सीजन टिश्यू को मिला, और टिश्यू को ऑक्सीजन मिलने पे ही आपका क्रेब साइकिल हो पाता है। तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस है कि ये ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि डिसोसिएशन एसोसिएशन का, कि भाई यदि जहाँ पे H+ ज़्यादा है या टेम्परेचर ज़्यादा, वहाँ पे डिसोसिएशन जल्दी हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो ये बाइकार्बोनेट जब वाटर से मिलके ये इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ये बहुत अमाउंट में होता है सबसे ज़्यादा, और बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। ये बाइकार्बोनेट बनाता है, और बाइकार्बोनेट कार्बनिक अनहाइड्रेज फिर मिलके बाइकार्बोनेट आयन, ये भी आपको आगे उससे कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में बहुत बड़ा हेल्प आता है। 70% रोल ये एंजाइम फ्लो करता है ना। तो ये डायग्रामेटिक व्यू है एनसीईआरटी से।